हेलो दोस्तों, हमारा चल रहा है बिहार एएनएम का प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग। ठीक है, जैसा कि आप लोग की तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। वैकेंसीज आने वाली है अभी कुछ टाइम में, तो हमें क्या करना है, अभी से पहले से नोट्स बना के रखना है ताकि एग्जाम के टाइम पे हमें सिर्फ रिवीजन करना रहे। टॉपिक नंबर हमारा 7 यहाँ पे है आज हमारा। ठीक है, समुदाय में सामान्य बीमारियों वाले मरीजों की देखभाल का वर्णन करें, यदि आवश्यक हो तो देखें। ठीक है, कौन से पेशेंट हैं जिन्हें हमें इम्पोर्टेंस देनी है, कौन से पेशेंट को हमें अगर इम्पोर्टेंट है तो देखना है, ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, आज की क्लास में हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। समुदाय में सामान्य बीमारी वाले मरीजों की देखभाल एवं प्रबंधन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। समुदाय में एक एएनएम का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, केवल बाहरी शुरुआत में ही नहीं, सिर्फ बाहरी चीज़ों में ही नहीं, उनका क्या होना चाहिए, उनका प्राथमिक जो उपचार करना और गंभीर होने पर समय से रेफर करना होता है। ऐसा नहीं कि बस ओवरऑल ऊपर देख लिया, बीमारियों की शुरुआत में ही पहचान करना, होम विजिटिंग, फैमिली कम्युनिटी में कौन जाने का यही मतलब होता है कि गंभीर चीज़ों को देखना, पहचान करना बीमारियों को और उन्हें समय पर टाइम से रेफर करना। सामान्य बीमारियों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो सही ट्रीटमेंट हमें सही टाइम पे मिल जाता है। ठीक, पेशेंट जो होता है उसे सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि समुदाय में किस तरह की बीमारियां अक्सर देखी जाती हैं। किस टाइप की बीमारियां हैं जो समुदाय में अक्सर देखी जाती हैं। श्वसन संबंधी, खांसी हो गया जैसे सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा और निमोनिया। ये पाचन संबंधी कैसी होती है, दस्त, पेचिश, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया है, उल्टी हो गया। बुखार संबंधी जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या सामान्य वायरल बुखार कम्युनिटी में अक्सर देखे जाते हैं। स्किन त्वचा रोग, खुजली, फोड़े, फुंसी और संक्रमण। जीवन शैली बीमारियां जैसे एनसीडीएस, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारे कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो कम्युनिटी में देखी जाती हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोई बड़ी बड़ी बीमारियां नॉर्मली कम्युनिटी में मिल जाएं। ऐसा क्या होता है, ये नॉर्मल बीमारीज होती है जो कम्युनिटी में नॉर्मल होती हैं। यहाँ पे नर्सिंग केयर प्रोसेस में क्या हम देखते हैं, असेसमेंट। सबसे पहले क्या करना है, हमें असेस करना है। मरीज के पास पहुँचते सबसे पहले उसकी स्थिति का आकलन करना, वो कौन सी स्थिति में है या फिर नहीं है उसको देखना है। ठीक है, हिस्ट्री टेक्निक, मरीज से पूछे कि लक्षण कब शुरू हुए, क्या खाया और पहले से कोई बीमारी तो नहीं है। असेसमेंट में क्या ये होता है कि सबसे पहले तो हम देखते हैं, देन उससे पूछते हैं, देन उसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे आता है प्रोसेस वाइज जो हमारा असेसमेंट चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे देखते हैं, फिर उससे हिस्ट्री लेते हैं। सबसे बेस्ट हिस्ट्री पेशेंट कोई अगर दे सकता है तो खुद पेशेंट, ना कि उसका। ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन पूछते हैं कि पेशेंट के बारे में सबसे बेस्ट हिस्ट्री कौन दे सकता है, उसके घर वाले, उसके डॉक्यूमेंट, डॉक्टर। तो यहाँ पे हो जाता है सेल्फ पेशेंट। ठीक है, यहाँ पे जो पेशेंट होता है अपने बारे में बहुत अच्छे से बता पाता है, उतना अच्छे से कोई नहीं बता पाता अगर पेशेंट बोलने की स्थिति में है। शारीरिक परीक्षण, थर्मामीटर से तापमान चेक करें, पल्स देखें और यदि संभव हो तो बीपी की जांच करें। बच्चों के मामलों में श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पे बच्चों के अगर वाइटल चेक कर रहे हैं, हमें बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें रेस्पिरेशन रेट देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्राथमिक उपचार और सलाह, प्राइमरी ट्रीटमेंट और एंड काउंसलिंग। बुखार, यदि बुखार तेज है तो ठंडे पानी की पट्टियाँ, कोल्ड स्पंजन रखने की सलाह दें। डॉक्टर के निर्देशानुसार पैरासीटामॉल दें और खूब तरल पदार्थ पीने को कहें। डायरिया या बिहार जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती है। जो डायरिया हो जाता है बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो जाता है। अगर सीवियर डायरिया हो गया तो मरीज को तुरंत ओआरएस का घोल और जिंक की गोली दें। डायरिया में क्या करते हैं, ओआरएस का घोल देते हैं और जिंक की गोली देते हैं। जिंक की गोली कितनी होती है, 10 mg की होती है। कितने दिन तक दी जाती है, 14 डेज तक। ठीक है, देना शुरू करें और स्वच्छता, साफ पानी के महत्व को समझाएं और लोगों को समझाएं कि साफ पानी क्यों कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पोषण, मरीज को हल्का और सुपाच्य भोजन, खिचड़ी दे दिया। अगर इन सारी चीज़ों के वो ग्रसित है, इन सारी फीवर हो गया, डायरिया है, ठीक है, तो और इन सारी बीमारियों से वो ग्रसित है तो उसे कौन सा खिचड़ी दे दिया, सॉफ्ट डाइट लेने की सलाह दें। ठीक है, ऐसा है ना, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं रेफरल सिस्टम। अब कैसे करें, आपने तो आइडेंटिफाई तो कर लिया, असेस तो कर लिया कि इसे रेफर करने की ज़रूरत है। अब कैसे करेंगे, यदि आवश्यक हो तो रेफर इफ़ नेसेसरी वाला हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक एएनएम को अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर है और आप उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, आपको ये पता होना चाहिए हम किस लिमिटेशन, हम कितनी हमारी बाउंड्रीज, हम कहाँ तक किस हद तक काम उस पेशेंट के देख रेख कर सकते हैं। उसके बाद हमें रेफ़र ही करना है। डेंजर साइड में पे कौन कौन से हो जाते हैं, डेंजर साइड यदि मरीज में नीचे देखे लक्षण दिखे तो बिना देरी के पीएचसी या सीएचसी पर रेफ़र करो, जो नियरेस्ट हो वहाँ पे
फर्स्टली रेफ़र करें। कौन कौन से डेंजर साइन है, कौन कौन सा चीज़ें देखेंगे तब पेशेंट को हम रेफ़र करेंगे। यदि मरीज में नीचे दिए गए अत्यधिक निर्जली कर रही है, डिहाइड्रेशन, आँखों धस जाएँ, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, आँखें जो हैं धस गई हैं, जीभ सूख गई है, या बच्चा सुस्त हो रहा है, बोल नहीं रहा है वो कुछ भी, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, बच्चे को तुरंत रेफ़र करना है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो किसी को पसलियाँ चल रही हैं, चेस्ट एनवायरमेंट हो रही है, सांस की गति बहुत तेज़ हो रही है, बहुत जल्दी कोई सांस ले रहा है, इस कंडीशन में भी हमें क्या करना है, तुरंत रेफ़र करना है। लगातार उल्टी, यदि मरीज़ कुछ भी खा पी नहीं पा रहा है, वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहा, कंटिन्यूअस उसे नौजिया वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमें उसे रेफ़र कर देना है। बेहोशी ये दो रहे हैं, यहाँ पे सीजर्स की बात हो रही है। अगर सीजर्स आ रहे हैं, किसी मरीज़ को झटके आ रहे हैं और बेहोश होश हो रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना है, तुरंत उसे रेफ़र करना है, खुद से हैंडल करने की कोशिश नहीं करनी है यहाँ पे। और नेक्स्ट है हमारा तेज़ बुखार, 3 से 4 दिनों से कम ना हो रहा हो, कंटिन्यूअस उसे फ़ीवर हो रहा हो, तो इस कंडीशन में भी हमें उसे तुरंत रेफ़र कर देंगे। अब रेफ़र प्रक्रिया क्या है, ठीक है, अब ये देखते हैं रेफ़र कैसे करते हैं। रेफ़र स्लिप होती है, मरीज़ का नाम, आयु, दिए गए प्राथमिक उपचार और रेफ़र करने का कारण स्पष्ट लिखें, ठीक है। एक रेफ़र स्लिप होती है, उसमें क्या करें, एज, प्राथमिक उपचार हमने क्या किया, वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है, रेफ़र करने का कारण क्या है, ठीक है, ये उसमें स्पष्ट तरीके से लिखें, ताकि जैसे ही वो नेक्स्ट सीएससी पेशेंट में रेफ़र स्लिप दिखाए तो उसकी आधी हिस्ट्री मिल जाए। परिवहन, बिहार में जो एम्बुलेंस होता है 102 सेवा का उपलब्ध उठाने में मदद करता है, ये इमरजेंसी के लिए 102 होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा फॉलोअप मरीज़ के पास आने पर यह सुनिश्चित करें कि उसने इलाज पूरा किया है या नहीं। मरीज़ के पास के वापस आने पर, अब आपने रेफ़र कर दिया, चला गया, फिर आप जब वो डिस्चार्ज हो गया, घर पर आ गया, तो आप उससे दोबारा से बात कर सकती हैं कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, अब उसे कैसा है, आराम मिला या नहीं मिला, ठीक। तो आपको फॉलोअप में भी लेना है। हेल्थ एजुकेशन में क्या करेंगे हम, ये देखभाल केवल दवा देने तक सीमित नहीं है। आपने ये नहीं कि उसे फ़ीवर आ रहा है, आपने दवा दे दी, आपको क्या करना है, बल्कि भविष्य में बीमारी को रोकना भी है। अब उससे ये देखना है कि फ़ीवर क्यों हो रहा था और उसका कारण पता लगाना है। स्वच्छता, हाथ धोने के स्टेप, 6 स्टेप के बारे में बताएं लोगों को, 6 स्टेप के बारे में, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स सिखाएं ताकि वो प्रॉपर हैंड वॉश करें। टीकाकरण, सुनिश्चित करें कि परिवार के सभी बच्चों का टीकाकरण समय पर हुआ हो, ठीक है। आप ये देखें कि लोग जो हैं टीका प्रॉपर टाइम से ले रहे हैं या नहीं। आहार, स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे सहजन या मौसमी फल के बारे में लोगों को बताएं। आप उनको बताएं कि जो कुछ चीज़ें होती हैं जो स्थानीय होती हैं और थोड़ी सस्ती होती हैं और बहुत ही पौष्टिक होती हैं, तो उनके उनके उन चीज़ों के बारे में उन्हें बताएं, ताकि वो महंगी चीज़ें नहीं हैं ये बोलकर, पैसे नहीं है ये बोलकर कोई बहाना ना दें। यहाँ पे अब डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है। आपने जो काम किया वो उतना इम्पोर्टेंट जितना कि डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया कोई चीज़, तो आपने मतलब जीरो, वो किसी भी काम को जीरो लेवल पे किया। प्रति बीमारी मरीज़ की ब्यौरा अपने ओपीडी रजिस्टर में दर्ज करें। जो भी पेशेंट को आपने देखा ओपीडी रजिस्टर में दर्ज करें। यह डेटा सरकार के क्षेत्र स्वास्थ्य समिति समझने में मदद करता है। कभी कभार ये डाटा जो होता है बहुत ही हेल्प करता है गवर्नमेंट को हेल्थ के बारे में जानने में। अब यहाँ पे हमने जो अभी तक पढ़ा उससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। आई होप सभी के सही होंगे। 20 में 20 क्वेश्चन हैं आज की इसमें क्लास में। डायरिया के दौरान निर्जलीकरण कड़क को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? सादा पानी, ORS का घोल, दूध, ग्लूकोज। तो यहाँ पे ORS की बात चल रही है हमारे, ठीक है। डायरिया के में ORS ही देते हैं। नेक्स्ट है निमोनिया से पीड़ित बच्चों में खतरे का संकेत क्या होता है? नाक बहना, पसलियों का चलना, हल्का बुखार, हल्की खांसी। यहाँ पे निमोनिया की बात हो रही है। निमोनिया हमारी चेस्ट ड्रॉपिंग की वजह में होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ORS का घोल जो होता है तैयार करने के बाद उसे कितने समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि अगर हमने ORS का घोल बना तो लिया, कब तक यूज़ करेंगे? 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे। तो यहाँ पे 24 घंटे की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। मलेरिया की बुखार की मुख्य पहचान क्या है? कब, ठंड और कभी-कभी के साथ तेज बुखार, धीमा बुखार, सिर्फ रात में बुखार, बिना पसीने के बुखार। तो यहाँ पे मलेरिया की बात चल रही है तो ठंड और कभी-कभी के साथ बहुत तेज सा फीवर आता है, बहुत ही वीकनेस हो जाती है इस फीवर के बाद, ठीक है। दस्त के इलाज में जिंक की गोली कितने दिनों तक दिया था? जो मैंने उसमें लिखा नहीं था, मैंने अपनी साइड से बताया था, मुझे पता था बेटा आप लोग फंसोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 20 दिन। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। 14 दिन। हम आप लोग को अच्छे से दिखा देते हैं। यहाँ पे 14 दिन की बात चल रही है। 14 दिन तक देते हैं। कितने mg? 10 mg, ठीक है। डोज भी याद रखनी है। तेज बुखार होने पर कोल्ड स्पंजिंग पट्टी कहाँ पर
करनी चाहिए। कहाँ पर है जो कोल्ड स्पंज ठंडी पट्टियाँ होती उन्हें करना चाहिए। बगल और जांघों सहित सिर्फ पैरों पर कभी नहीं, सिर्फ माथे पर। तो यहाँ पे बगल और जांघों में यहाँ पे जो होता है हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ पे करने से हमारा जो टेम्परेचर बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अगर नहीं करनी चाहिए तो चेस्ट पे हमें अवॉइड करना चाहिए, गीली पट्टी को रखना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर फीवर होता है। वहाँ पे अगर हम गीला पट्टी रखते हैं तो वहाँ पे निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वयस्क का सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? एक अडल्ट पर्सन का सामान्य नॉर्मल टाइम बीपी प्रेशर जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 140/90 mmHg, 120/80 mmHg, 100/60, 150/100। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 120/80 mmHg, जो हमारा नॉर्मल अडल्ट का बीपी होता है। गंभीर निर्जलीकरण का डिहाइड्रेशन का लक्षण क्या है? बच्चा बहुत रोता है, आंखें धसी हुई होना, बार बार पेशाब होना, भूख लगना। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन की बात हो रही है, आंखें धसी हुई, ऑप्शन नंबर बी राइट है। तपेदिक टीबी की पहचान के लिए खांसी कम से कम कितने दिन की होनी चाहिए? खांसी जो है कब कितने दिनों की होगी तब उसे टीबी होता है? 1 दिन, 2 सप्ताह उससे अधिक, 3 दिन, 5 दिन। तो टीबी की बात चल रही है 2 सप्ताह या उससे अधिक के दिनों तक खांसी या बुखार रहता है तो उसे टीबी की टेस्ट कराना इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। कालाजार रोग किसके काटने से होता है? यहाँ पे हमारी बात हो रही है भाई काले आजार की, तो वो होता है बालू मक्खी से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओआरएस का एक पैकेट कितने पानी में घोला जाना चाहिए? यहाँ पे बात हो रही है क्वांटिटी की, कितने पानी में हमें घोलना चाहिए? 500 मिलीलीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। तो एक ओआरएस हम घोल लेंगे 1 लीटर में कब तक यूज़ करेंगे? 24 आवर्स तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 महीने से छोटे शिशु में तेज सांस की दर क्या मानी जाती है? अगर तेज सांस हो रही है, उसकी रेस्पिरेशन रेट तेज है तो उसे क्या कहेंगे? कितनी है तो उसे तेज मानेंगे? 30 प्रति मिनट, 40 प्रति मिनट, 60 प्रति मिनट या अधिक 20 प्रति मिनट। 2 महीने का बच्चा है तो उसकी अगर रेस्पिरेशन रेट 60 प्रति मिनट है या उससे अधिक है तो उसे तेज दर सांस दर मानी जाती है। गर्भवती महिला के पैरों में सूजन और सिरदर्द किसका संकेत है? सामान्य थकान का, प्रीक्लम्सिया का, नींद की कमी का, कमजोरी का। अगर प्रेग्नेंट वुमन के पैरों में सूजन हो रही है और सर दर्द हो रहा है तो वो प्रीक्लम्सिया के सिम्टम्स है, वहाँ पे उन्हें बीपी भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एनीमिया खून की कमी की जांच के लिए शरीर का कौन सा हिस्सा देखते हैं? जीभ, बाल, जीभ और पलक के अंदर का हिस्सा, हाथ की कोहनी, पैर के नाखून। तो यहाँ पे नाखून की कमी देखने की बात चल रही है तो जीभ और पलक के अंदर का हिस्सा देखते हैं कि आंखें पीली तो नहीं हो रही है। दूषित पानी से कौन सी बीमारी फैलती है? यहाँ पे हमारे गंदे पानी से बेटा कौन सी बीमारी फैल जाती है? मलेरिया है, कॉलरा है, खसरा है, तपेदिक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, हैजा जो है पानी से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो रेफरल पर्ची स्लिप में क्या लिखना जरूरी है? कौन सा ऐसा चीज़ है जो रेफरल पर्ची स्लिप में लिखना बहुत जरूरी हो जाता है? मरीज का पता, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लक्षण और दिया गया प्राथमिक उपचार ये होना चाहिए। परिवार क्या है, इसका भी कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। सिर्फ मरीज का नाम ये भी नहीं है, सिर्फ मरीज का नाम से कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चमकी बुखार। हो चमकी बुखार बेटा क्या होता है? AES के बुखार के लक्षण क्या हैं? अचानक तेज बुखार और झटके, सीजर्स, पेट दर्द, जुकाम, पैर में सूजन। अब आप लोग सोचेंगे मैम को ही नहीं पता AES क्या होता है, चमकी बुखार, ठीक है। नहीं बेटा हमें पता है। फिर क्या हो जाता है? अचानक तेज बुखार और झटके, सीजर्स आने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप क्या है? गर्म पानी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं कि आपको जब तक गर्म पानी नहीं मिला तब तक नहीं धुलेंगे। रगड़न या सफाई करना, खुशबूदार साबुन ये भी नहीं, जल्दी हाथ धोना ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। जब तक आपने एनी सॉफ लिया आपने धुल दिया, ऐसे नहीं, जब तक आप रगड़ेंगे नहीं तब तक हाथों की सफाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा है हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या सलाह देनी चाहिए? हीट स्ट्रोक ना हो इससे बचने के लिए क्या हम एडवाइस देंगे? तरल पदार्थ और पानी का अधिक पीना, धूप में घूमना, कम पानी पीना, भारी कपड़े पहनना। तो स्ट्रोक से बचना है अगर तो तरल पानी पीना है और अधिक बहुत ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। एनएम को मरीजों का रिकॉर्ड कहाँ रखना चाहिए? मरीजों के बारे में कहाँ रखती है? अपनी याददाश्त में। ओहो भाई साहब, बादाम तो बादाम खा लिया, पूरे बादाम का डब्बा ही खा लिया। OPD रजिस्टर या उपचार रजिस्टर में, कागज़ के टुकड़े पर, कहीं भी नहीं। तो एनएम का जो मरीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है OPD रजिस्टर या उपचार रजिस्टर में, ठीक है। तो आई होप अब जो मैं बीच बीच में थोड़ा सा कमांड करती हूँ मजाक वाली, तो उसको डोंट माइंड करते हुए अपने आप, ये तो मैं थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करने के लिए करती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा अच्छा फील करें, ठीक है। तो आई होप सभी को क्लास जो है पसंद आ रही होंगी, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में ऐसी
मस्त सी वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।